अगर कोई किसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है तो पार्किंग, मेंटेनेंस या फिर पेट्स को लेकर छोटी-मोटी नोक-झोंक तो देखी ही होगी, है ना? इन सब को संभालने के लिए एक रूल बुक होती है। तो आज हम सोसाइटी के इसी संविधान को समझने वाले हैं, जो सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक साथ शांति से रहने का एक गाइड है। कभी सोचा है कि लिफ्ट में नोटिस लगाने से लेकर रात में पार्टी करने तक के नियम आखिर बनाता कौन है? हर सोसाइटी का अपना एक कानून होता है। तो चलिए आज इन नियमों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हैं क्या। आज की हमारी चर्चा एक मेंबर की पूरी जर्नी की तरह होगी। सबसे पहले हम बिल्डिंग के संविधान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कोई मेंबर कैसे बनता है, उसके अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। इसके बाद जानेंगे कि सोसाइटी चलती कैसे है और घर बेचने पर क्या प्रोसेस होता है। और आखिर में इस पूरी पहेली को जोड़कर समझेंगे कि भाई ये नियम इतने जरूरी हैं क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी हिस्से से, बिल्डिंग का संविधान। इसे सिर्फ एक रूल्स की लिस्ट मत समझिए, ये वो बुनियाद है जिस पर पूरी कम्युनिटी की इमारत खड़ी होती है। देखिए, जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान होता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये मॉडल बायलॉज किसी हाउसिंग सोसाइटी के लिए एक छोटे से लोकतंत्र का ढांचा तैयार करते हैं। यही नियम तय करते हैं कि सबके अधिकार क्या होंगे, जिम्मेदारियां क्या होंगी, ताकि सब कुछ फेयर और ऑर्गेनाइज तरीके से चले। ठीक है, तो सोसाइटी का संविधान तो बन गया, लेकिन कोई इस छोटे से लोकतंत्र का हिस्सा बनता कैसे है? चलिए अब मेंबर बनने की प्रक्रिया को समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक शब्द समझ लेते हैं। सोसाइटी का मतलब है पूरी रजिस्टर्ड कानूनी संस्था, और मेंबर वो इंसान है जो इसका हिस्सा है। अब मेंबर भी आप देखिए 3 तरह के हो सकते हैं। एक्टिव, जो हर चीज में हिस्सा लेता है, एसोसिएट जैसे कोई जॉइंट ओनर, और नॉमिनल, जो सिर्फ नाम का सदस्य होता है, मान लीजिए कोई किराएदार। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, जब हम फ्लैट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक घर, राइट? लेकिन बायलॉज के हिसाब से एक फ्लैट में डिस्पेंसरी, कोचिंग क्लास और तो और एक आटा चक्की भी शामिल हो सकती है। इससे अंदाजा लगता है कि ये नियम कितने डिटेल में जाके बनाए गए हैं। तो मेंबर बनना कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। एक तय फॉर्म भरिए, सोसाइटी के 10 शेयर खरीदिए जो कुल 500 रुपए के होंगे। 100 रुपए की एंट्रेंस फीस दीजिए और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा कर दीजिए। बस इतना ही। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक मेंबर होने के नाते रोजमर्रा की जिंदगी में क्या अधिकार मिलते हैं और क्या कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर का। एक्टिव मेंबर वो है जो पिछले 5 साल में कम से कम एक जनरल बॉडी मीटिंग में आया हो और अपने सारे ड्यूज मतलब मेंटेनेंस वगैरह टाइम पर देता हो। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसे नॉन एक्टिव माना जा सकता है और वो चुनाव में वोट देने जैसे जरूरी अधिकार खो सकता है। एक मेंबर होने के नाते कुछ बड़े अच्छे अधिकार भी मिलते हैं, जैसे अपने फ्लैट में रहने का हक, सोसाइटी की किताबों और रिकॉर्ड्स को फ्री में चेक करने का हक और बायलॉज की कॉपी पाने का हक। ये सारे अधिकार सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखते हैं। अब देखिए, जहां अधिकार है वहां जिम्मेदारियां भी तो होंगी, है ना? एक अच्छा मेंबर होने के लिए अपना फ्लैट साफ रखना, मेंटेनेंस टाइम पर देना, बिना इजाजत के घर में कोई बड़ा फेरबदल ना करना, और सबसे जरूरी अपने पड़ोसियों को किसी तरह से परेशान ना करना, ये सब भी तो जरूरी है। लेकिन अगर नियमों को बार बार और गंभीर रूप से तोड़ा जाए तो बात निष्कासन तक भी पहुंच सकती है, जैसे कि लगातार मेंटेनेंस न देना, जानबूझकर सोसाइटी को धोखा देना या फ्लैट का किसी गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा, ये तो हो गई मेंबर्स की बात, पर पूरी सोसाइटी चलती कैसे है? मतलब मैनेजमेंट और पैसे का क्या हिसाब किताब है? चलिए इसे समझते हैं। हम सब मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, पर ये पैसा जाता कहाँ है? सोसाइटी इसे 3 अलग अलग फंड्स में बांटती है। एक होता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फंड, रोज की छोटी मोटी मरम्मत के लिए। दूसरा मेजर रिपेयर फंड, बिल्डिंग की प्लास्टरिंग जैसे बड़े कामों के लिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, सिंकिंग फंड, जो भविष्य में बिल्डिंग को दोबारा बनाने के लिए जमा किया जाता है। ये पैसों का सही मैनेजमेंट है। चलिए इसको एक नंबर से समझते हैं।
नियमों के मुताबिक फ्लैट की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है उसका कम से कम 0.75% यानी 0.75% हर साल रिपेयर्स फंड में जाना ही चाहिए। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर लंबे समय में बिल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जब वो महीने का मेंटेनेंस बिल आता है, उसमें होता क्या क्या है देखिए। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स, पानी का बिल, कॉमन एरिया की बिजली, लिफ्ट का खर्चा, सिंकिंग फंड, स्टाफ की सैलरी और बिल्डिंग का इंश्योरेंस, ये सब कुछ शामिल होता है। और इन सब चीज़ों को मैनेज कौन करता है? यहाँ आती है मैनेजिंग कमिटी। ये एक तरह से सोसाइटी की चुनी हुई सरकार होती है, जो हर 5 साल में चुनी जाती है। इनका काम है ये देखना कि नियम फॉलो हों, पैसों का सही इस्तेमाल हो और सोसाइटी आराम से चले। ठीक है, तो सोसाइटी में रहना, नियम, पैसे सब समझ लिया। अब जिंदगी में अगला पड़ाव आता है, घर बेचने का या ट्रांसफर करने का। तो तब क्या होता है? इसका भी एक सेट प्रोसेस है। सोसाइटी को 15 दिन पहले बताना होता है, फिर नए खरीदार की डिटेल्स के साथ एक एप्लीकेशन देनी होती है, एक छोटी सी ट्रांसफर फीस, और अगर कोई प्रीमियम लागू होता है तो वो देना होता है, और आखिर में नया ओनर मेंबरशिप के लिए अप्लाई करता है। और एक और ज़रूरी बात, अगर किसी मेंबर की दुखद मृत्यु हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी और शेयर उनके नॉमिनी को ट्रांसफर होते हैं। इसके बाद उस नॉमिनी को सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए फॉर्मल तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। तो हमने इतने सारे नियम, कानून, प्रक्रियाएं, इन सब पर बात की, पर सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए पूरी बात का सार समझते हैं। इन सारे नियमों का, इस पूरी रूल बुक का बस एक ही मकसद है, जैसा कि बायलॉ 5A में लिखा है, सहकारी सिद्धांतों पर सदस्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। मतलब ये सब इसलिए है ताकि सब लोग मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए शांति से रह सकें। तो अब जब ये पूरा ढांचा सामने है, एक सवाल तो बनता है, क्या हर किसी को अपनी सोसाइटी में अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ठीक से पता है? शायद अब अपनी सोसाइटी की रूल बुक उठाकर पढ़ने का सही समय आ गया है।